Owaisi is fighting for himself and for his party and for his political ambition, nothing else. हिंदू की प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी को आप जब ये कहते ये मेरी है, तो क्यों नहीं एग्रीव्ड पर्सन पार्टी से भी एक रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड के अंदर होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता ये आदमी अपने दिमाग और दिल को दो फांसियों में क्यों फाड़ देते हैं। उनको ये पता है कि ये केस आर्टिकल 26 और 25 में नहीं आता है, क्योंकि 26 के अंदर राइट टू प्रेफेस योर रिलीजन है, फ्रीडम की बात कर रहे हैं आ सके, लेकिन ये आस्था का मामला ही नहीं है भाई। इतने पुराने लॉयर, इनके बाप लॉयर, इनका बेटा बहुत सीनियर एडवोकेट है, ये कहां से बोल देते हैं। ये इनकी आत्मा कहां चली जाती है? क्या पैसा सब कुछ है? धर्मराज उल्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। ये आपसे जानना चाहूँगा कि 2 दिन की बातचीत, आज दूसरे दिन की बातचीत में ये कहा गया है कि सरकार को 7 दिन की मोहलत दी गई है, आप अपना जवाब दाखिल करिए। लेकिन अभी भी कपिल सिब्बल साहब बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि आर्टिकल 26 का वायलेशन हो रहा है। मुसलमान जो अल्पसंख्यक है, उस 20 करोड़ मुसलमान की आस्था के साथ में ये बिल खिलवाड़ है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 25 और 26 पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कल, और आई एम सरप्राइज दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉयर ऑफ इंडिया, बट आई थिंक ही हैज़ नॉट रेड सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे समझ में नहीं आता ये आदमी अपने दिमाग और दिल को दो फांसियों में क्यों फाड़ देते हैं। उनको ये पता है कि ये केस आर्टिकल 26 और 25 में नहीं आता है, क्योंकि 26 के अंदर राइट टू प्रेफेस योर रिलीजन है, फ्रीडम की बात कर रहे हैं आ सके, लेकिन ये आस्था का मामला ही नहीं है भाई। ये इज नथिंग टू डू विद पार्लियामेंट के फ्लोर पे हमारे होम मिनिस्टर ने बोल दिया, और कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी बोल दिया था कि ये आस्था का मामला नहीं है। ये मामला है कि जो वक्फ क्या है सब जानते हैं आज के दिन, तो कि ये एक दान देते हैं अल्लाह के नाम पे, पर्पज होता है उसका, ताकि गरीब गुरबे जो यतीम हैं उनके फ़ायदे के लिए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उन चीज़ों पर उनका वर्कआउट किया जा सके। तो इनको कैसे नमाज पढ़ी जाए, कैसे वजू की जाए, कहाँ की जाए, किस स्थिति में क्या, उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो होती है धार्मिक स्वतंत्रता। आप कैसे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चलाओगे, कैसे मदरसे चलाओगे, ये इसमें कुछ है ही नहीं, इसके स्कोप में ही नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता कितना मतलब जो है ना, ये कपिल सिब्बल जैसे लोग इस बात को कैसे, किस आत्मा से, कहाँ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हो गए बोल देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों को कैसे नींद आती होगी रात को, इतनी झूठ बोल करके। वो तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, इतने पुराने लॉयर, इनके बाप लॉयर, इनका बेटा बहुत सीनियर एडवोकेट है, ये कहां से बोल देते हैं। ये इनकी आत्मा कहां चली जाती है? क्या पैसा सब कुछ है? कह रहे मजहब में इंटरफेयर कर रहे हैं आप, मजहबी मसला है ये। टेल मी पॉइंट 1 वक्फ बोर्ड, मेरे पास एक्टर है नहीं ना, उसके ऊपर मैं आपको दिखा देता, उसके अंदर फुल स्टॉप और कॉमा भी ऐसा नहीं है जो कि मुस्लिम के किसी के भी धर्म में इंटरफेयर करता हो। वो बोर्ड में हिंदू की एंट्री पर आपत्ति हो रही है उन्हें कि आप गैर मुसलमान को वक्फ बोर्ड में ऐड क्यों कर रहे हैं। संजीव खन्ना जी की जब सुनवाई चल रही थी, संजीव खन्ना जी ने भी तुषार मेहता से पूछा है कि भाई किसी भी हिंदू मंदिर में तो मुसलमान की एंट्री नहीं है, अगर है तो आप बताइए, तो फिर आप इसमें वक्फ बोर्ड में हिंदू की एंट्री क्यों करवा रहे हैं? उसका मैं जवाब दे देता हूँ। जो आपका माता वैष्णो देवी श्राइन है, तिरुपति बालाजी श्राइन है, बोर्ड है उनके, वो इन बोर्ड, कोई भी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, कोई भी बोर्ड मुझे दिखा दीजिए, एक इंस्टेंस दिखा दीजिए कि वो जाकर कहते हैं कि किसी भी मुस्लिम की या किसी की प्रॉपर्टी ये मेरी है। ठीक है, जब वो किसी की प्रॉपर्टी को छेड़ती नहीं है, जाकर बोलती नहीं है, तो आप कैसे उसके अंदर मुसलमान है? मुसलमान क्योंकि आपने हरियाणा के अंदर गुरुद्वारे के ऊपर आपने बोल दिया कि हमारा है, पार्लियामेंट के ऊपर बोल दिया ये हमारा है, दिल्ली हाई कोर्ट बोल दी हमारी है, इसमें जो अपना ये एमपी के तो पूरे गांव को बोल दिया कि हमारा पूरा गांव, तमिलनाडु के 3000 साल पुराने मंदिर को बोल दिया हमारा है, जबकि इस्लाम भी नहीं आया था तब से, तो जो ना वहाँ के एक मंदिर को बोल दिया, गाँव को बोल दिया, पूरे गाँव की जमीन वक्फ की, जबकि सरप्राइज रह गए वहाँ के लोग, उसमें उस गाँव में एक भी मुसलमान नहीं है। कमाल की भी देखो, वो पार्टीशन से पहले कभी जो है ना कुछ कोई रहे होंगे, और वहाँ पर तो तमिलनाडु से तो कोई भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया, तो वो भी सिचुएशन नहीं है। तो जब आप ये करते हैं कि हिंदू की प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी को आप जब ये कहते हैं ये मेरी है, तो क्यों नहीं एग्रीव्ड पर्सन पार्टी से भी एक रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल।
लेकिन जैसे कि देखिए अब ये तो नेचुरल जस्टिस की डिमांड है भाई। क्या आप जो है ना नेचुरल जस्टिस को नहीं मानते क्या? लेकिन कपिल सिब्बल साहब लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए एक तो ये हिंदू की एंट्री वाला मसला तो हो ही रहा है कि भाई आप जो है हमें इस पे आपत्ति हो रही है। दूसरा कि भाई कह रहे हैं कि 5 साल प्रैक्टिस करना ही चाहिए। सरकार से ही पूछा जा रहा है कि आप कैसे तय करेंगे कि वो मुसलमान है या नहीं है, वो अभी अपने आप को मुसलमान मानना शुरू कर दिया है या नहीं कर दिया है। कह रहे हैं ये सरकार कैसे तय करेगी, ये गवर्नमेंट कैसे तय करेगी? एग्जैक्टली गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को तय करना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूंगा। जो ना हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 13 के अंदर डिवोर्स का जो मैटर होता है उसके अंदर में, उसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ कोर्ट के सामने आते हैं। जब उनका देख लेते हैं कि भाई जो ना दोनों इकट्ठे साथ में नहीं रह सकते हैं, तो उनके परिवार और रिश्तेदार और दोस्त वगैरह मिलकर कहते हैं यार शांति से सुलझा लो उसको, जो ना अगर तुम नहीं रह सकते अलग हो जाओ, प्रेम पूर्वक, अच्छा किस लिए जिंदगी भर सारी उम्र से, तो वो मान जाते हैं। तो सेक्शन 13 के अंदर दोनों पार्टियां आकर के ज्वाइंट पिटीशन डालते हैं कि जी हम इकट्ठे नहीं रह सकते। कोर्ट दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और उसके बाद में उनको 6 महीने का समय दिया जाता है, कूलिंग पीरियड दिया जाता है। वो पार्लियामेंट ने देखो कहाँ सोचा है, पार्लियामेंट ने सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि कई बार क्या है आदमी एक दूसरे से नाराज होकर के ये कहता जी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, गुस्से में भी हो सकता है, किसी दूसरे इन्फ्लुएंस में भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ होती है। जब साथ में जो लोग रहते हैं ना, तो जो कड़वाहट एक बार आ जाती है ना, तो वो साथ रहेंगे तो कड़वाहट रहती है। लेकिन जब कोर्ट उसको ये दे देती है कि 6 महीने का टाइम है, आप जाइए और सोच लीजिए। 6 महीने बाद में अगर वो देखते हैं कि उनको फिर एक ठंडे दिमाग से सोचने का मौका मिलता है। उनको ये भी पता है, एक विंडो दिखाई देती है कि हाँ अब हम अलग हो जाएंगे, एक ज़िंदगी का एक रेस दिखाई देता है। तो वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स माइंड से सोचते हैं। उसके बाद में फिर वो ठंडे मन से सोच के आते हैं, या तो वो इकट्ठे हो जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं। अगर इकट्ठे होते हैं तो कोर्ट उनका जो है ना उसको फर्स्ट मोशन उसको डिसमिस कर देती है, और अगर वो कहते हैं कि जी हम नहीं रह सकते, हमने सोच लिया विचार लिया, तो वो जो है ना उनको डिवोर्स देती है। वो हैप्पली दोनों के हाथ मिला करके दोनों को करे चलते। ये चीज़ यहाँ पे भी सपोज करके आज मैं मुसलमान बन जाता हूँ, और आज मेरा सपोज करके किसी ब्रेन वॉश, किसी इन्फ्लुएंस के कारण से मैं बन गया, किसी कारण से बन गया, गुस्से में बन गया किसी कारण से, ठीक है। जैसे कई लोग गुस्से में बन जाते हैं कि मेरा हिंदू धर्म में किसी ने बेइज्जती कर दी, मेरा वो कर दिया, ठीक है, ऐसी तैसी तुम्हारी, मैं जो ना क्रिश्चियन बन गया या मुसलमान, टेक इट इन दिस केस मुसलमान बन गया। तुम अब मैं इतने गुस्से में हूँ और इतना इन्फ्लुएंस्ड हूँ, इतना ब्रेन वॉश्ड हूँ कि मैं आज अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, मेरे पास सपोज करके मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, नहीं मुसलमान बनेंगे तो मौलाना सब तो आ ही जाएंगे। हाँ, और नेचुरली बात है, गिद्ध तो बैठी हुई, मैं सारी 50 एकड़ जमीन सारी जमीन आपके नाम कर दी, तो मेरे बच्चे जो हैं, आने वाली मेरी जनरेशन का मैंने रास्ता खत्म कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। फिर साल बाद में, 2 साल बाद में, जैसे इसमें 6 महीने होता है, उसमें 2 साल बाद में मुझे याद दिमाग में आता है यार मैं तो गलती होगी। और वक़्फ़ की जो ये प्रॉपर्टी का बड़ा सीधा कानून है, वो इस्लाम में शुरू से ही है, वंस वक़्फ़ इज़ फॉर एवर वक़्फ़। एक बार अल्लाह को दान दे दी तो वो फिर वापस ली नहीं जाती, वो अल्लाह की ही रहेगी सदा के लिए। अभी हरियाणा के अंदर बहादुरगढ़ का एक केस है, 25 एकड़ ज़मीन का मालिक ने राम रहीम का चेला बन गया, उसने 25 के 25 एकड़ ज़मीन, उसके बच्चे हैं, 25 के 25 एकड़ ज़मीन उसने जो राम रहीम के आश्रम के नाम कर दी। उसको 1.5 साल के बाद में उसके बच्चों को खाने को नहीं है, पहनने को कपड़े, वो तो आश्रम में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको ध्यान आया बच्चों के पास में वापस आया, जब उन बच्चों की पूरी हालत देखी उसने तो उसको ध्यान आया तो गलत होगी। लेकिन अभी कोर्ट कचहरी को चक्कर काटे, उसने वहाँ बोल दिया नहीं, एक बार दान कर दिया, अपना रजिस्ट्री करवा दी, उन्हें सेल दिखा दिया, रजिस्ट्री कर दी, अब वापस नहीं हो सकती। उस आदमी ने सुसाइड किया और उसके बच्चों को, उनकी बेटियों को और उनके बेटों को जो ना, उसकी वाइफ को आज खाने को दाना नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना, ताकि ये उसको 5 साल, भाई वक्फ बोर्ड इतना गरीब तो है नहीं कि वो भी आज ही उसको पैसे चाहिए। अगर वो आदमी वेट फॉर 5 years फॉर ऑल फेयरनेस, 5 साल के बाद में वो यार टिका रहेगा इस्लाम के ऊपर भी, ठीक है, ठीक था, वो 5 साल बाद में कर दे, और नहीं तो फिर जो वो रियलाइज करेगा तो ठीक है ये गलत जगह में फंस गया हूँ, तो वो नहीं देगा। हाउ यू सी व्हेन ओवैसी सेड कि मुसलमानों अपने घरों से बाहर निकलो, तुम्हारा हक, तुम्हारा हकूक, तुम्हारी ज़मीनें खतरे में है, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में है, तुम्हारी दीनी तालीम खतरे में है। जब इस तरीके की बातें आती हैं तो, क्योंकि ओवैसी एक गिद्ध है और उसने, आप रिसर्च वो कीजिए, उसने कितने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी वक़्फ़ की कब्जा की हुई है, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा की हुई है। नेचुरली बात, जिसकी 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो तो इलेक्शन भी उन्हीं वहाँ के वक़्फ़ की प्रॉपर्टियों को बेच के ही लड़ता है। they are saying we are fighting for Muslims। नो,
ओवैसी इज फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज पार्टी एंड फॉर हिज पॉलिटिकल एम्बिशन, नथिंग एल्स। अगर मुस्लिम के लिए करता ना तो ये जो प्रॉपर्टी जो दी गई, ये जो गई है, आज के अंदर पता है आज के अंदर कौन रो रहा होगा? आज के अंदर वो रो रहा है जो महरूम, जो इस्लाम के अंदर जो गरीब गुरबा और यतीम है, जिनको एक पार्लियामेंट से बीजेपी ने, मोदी सरकार ने एक किरण दी थी कि अभी जो ये वक्फ है, जो हजारों करोड़ पर मंथ की जिसकी इनकम हो सकती थी, वो सैकड़ों करोड़ में है, और वो भी उसमें सैलरी वगैरह बांट दीजिए, माइनस में चलता, फिर प्रॉपर्टी बेच बेच के उसको कवर अप करते हैं। उनको ये वे थी अभी स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, हमारे बच्चे बजाय मदरसे के हमारे बच्चे स्कूलों में जाएंगे, टाई लगा के जाएंगे, वहाँ पर बच्चे हमारे साइंस पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को भी जो है ना डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट हो बनने का मौका मिलेगा। हम मौलवी बनना, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को मौलवी बनाना नहीं चाहता। ये मजबूरी, क्योंकि खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, और मदरसों के अंदर वही चीज़ दे देते हैं जिसका ये होता है। ये आपको देखिए, ममता बनर्जी एक कदम आगे बढ़ कर के ये कह रही है कि इस देश का जो अल्पसंख्यक है, मुझे उसके अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, क्योंकि मैं सीएम हूँ और मैं मुसलमानों के लिए, इनके अधिकार के लिए गोली खाने को तैयार हूँ। पहली गोली मैं खाऊंगी अगर सरकार बिल लागू करती है, और मैं अपने स्टेट में से लागू नहीं होने दूंगी। कितना आसान है सेंटर के बिल को इस तरीके से चैलेंज करना कि मैं अपने स्टेट में से लागू नहीं होने दूंगी। मेरी स्टेटमेंट अभी आप सुन लो, और किसी से नहीं सुनी होगी, मैं बोल रहा हूँ। आज के दिन ममता बनर्जी चाहे भी तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर आज वो चाहे ना कि मैं इसको दंगे फसाद को कंट्रोल कर दूं, नहीं करती। वो उसके हाथ से बाहर जा चुका है अब। हाँ, और वो एक वेरी श्रूड, चालाक, लोमड़ी पॉलिटिशियन है। अच्छा पॉलिटिशियन पता कौन होता है? श्रूड पॉलिटिशियन सिर्फ तो होता है नहीं, वो होता है श्रूड होता है। तो वो क्या है, वो देखती है पॉलिटिशियन यहाँ खड़ा है, यहाँ भीड़ है सारी, वो भाषण दे रहा है। अगर भीड़ ने उधर मुंह कर दिया ना, तो वो ये नहीं कहेगा मेरी तरफ मुंह कर, वो उछल के वहां चला जाएगा। अगर उस भीड़ ने उधर मुंह कर लिया तो उछल के वो नहीं कहेगा मेरी तरफ, वो उछल के उधर चला जाएगा जी। तो उसको ये देख लिया कि वहां पे मुस्लिम बाहुल्य है, ठीक है, और वो ही जो है ना पूरी एन ब्लॉक वोट डालते हैं, तो उनकी अपीजमेंट करती है। लेकिन जिस दिन वो मरेगी ना, आई एम श्योर ऑफ इट, उसकी आत्मा रोएगी कि जो अपनी ज़िंदगी में जो किया है उसके लिए तड़पेगी, पछताएगी। संजीव खन्ना जी की बेंच जब सुनवाई कर रही थी, लगातार संजीव कुमार जी भी इसमें सुनवाई कर रहे थे, बार बार कहा जा रहा है कि जो वक्फ डीड हैं, जो पुरानी मस्जिदें हैं, जो कई शताब्दी पुरानी मस्जिदें हैं, उनकी वक्फ डीड कहाँ से लाई जाएगी, किस प्रकार से गवर्नमेंट ये तय करेगी कि भाई उनकी वक्फ डीड है या नहीं है। एक तो वहाँ भी बड़ी समस्या आ रही है, ऊपर से वक्फ बाय यूजर को खत्म करने की कुछ लोग तो बात कर रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को ही खत्म कर दीजिए। तो अगर यहाँ थोड़ा मामला पेचीदा फंसा हुआ है ना। देखिए, वक्फ बाय यूजर कहीं पे भी किसी भी कंट्री वक्फ बाय यूजर नहीं है। ये हिंदुस्तान ही ऐसा खेल है, ग्राउंड है, यहाँ पर कुछ भी खेलो जो है ना, ठीक है। वक्फ बाय यूजर है क्या? इट इज ए बिगेस्ट फ्रॉड एंड लैंड ग्रैबिंग एक्ट। अभी आपने गुड़गांव में देखा होगा, कई महीनों तक जो है ना, सालों तक वहाँ पे जो है ना नमाज पढ़ते थे ग्राउंड में। पिछले साल हंगामा मचा, लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, हम यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो सरकार ने देखा, पुलिस ने देखा यहाँ पे जो है ना लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो उसको रोक दिया गया। भैया अगर वो ऐसा नहीं होता और वो और 2-3 साल वहाँ पे जो है ना उसका नमाज पढ़ लेते, तो क्या हो जाती? वक्फ बाय यूजर, वो जो प्रॉपर्टी, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जो पार्क थी, वहां पर जो है ना वो यूजर होती। क्या आप ये होना चाहिए? फिर मैं नहीं बोलता, ये कॉमन सेंस बोलती है कि इट इज ए बिगेस्ट फ्रॉड बाय दिस सार्क्स, ओवैसी एंड दिस ऑल। अरे भैया, ये मैं वेलकम नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ गरीब, जो यतीम हैं, जो गरीब हैं, जो मुसलमान जो हैं, वो मुसलमान वेलकम कर रहे थे, वो आज रोएंगे। What do you think about कांग्रेस वैन कांग्रेस साइड की? देखिए, हम मुसलमानों के लिए कोर्ट जा रहे हैं, मोदी ने ठगा है, हम मुसलमानों के सगे हैं। जब इस तरीके की बातें हो रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए सबसे पहले हम कोर्ट का रुकिए। कोई ओवैसी साहब कहते हैं कि देखिए हम कोर्ट जा रहे हैं। तमाम जो ये होड़ मची हुई है कि कौन कौन इस बिल के खिलाफत में कोर्ट में जा रहा है, वही मुसलमानों का सच्चा हितैषी है। और जो मोदी गवर्नमेंट जो है ये बिल लेकर के आई है, वो मुसलमानों को ठग रही है। तो जो ये एक्ट को पढ़ोगे ना, एक्ट को पढ़ना जा करके, आप सरप्राइज रह जाएंगे कि ये मुसलमान जिसके लिए वक़्फ़ की गई है, वक़्फ़ इसके ओवैसी के लिए और कपिल सिब्बल के लिए, इनके लिए नहीं की गई। जो प्रॉपर्टीज वक़्फ़ की प्रॉपर्टी में बैठे हुए, इनके लिए नहीं की गई थी वक़्फ़ की गई थी ताकि जो है ना यतीम जो है, विधवा, उनको भत्ता देने के लिए, जो तलाकशुदा हैं उनके भत्ते के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के केयर करने के लिए, उनके लिए।
ये इनके लिए, गिद्धों के लिए नहीं थी वो। तक नहीं बनाया आज तक इन्होंने पूरे भारत आज तक हिंदुस्तान में कोई एक स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज बता दीजिए किसी वक्त ने बनाया हो। और जो है ना, आप ये जो श्राइन बोर्ड, जो माता देवी श्राइन बोर्ड ने अब भी रिसेंटली मेडिकल कॉलेज बनाया है, ठीक है। आप तिरुपति बालाजी, कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट और साईं बाबा ने, संस्कार और वो जो है ना, जो सदगुरु ने, सदगुरु ने कैसी कैसी यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल और स्कूल बनाए गए हैं फ्री। तो ये गिद्ध हैं, ये नोचती है, उनको ये पता है ये बच्चे जो है ना, ये गरीब गुरबे रहेंगे, उनको बोले बच्चे पैदा करो, तुम्हारे फैक्ट्री और औरतों सबसे ज़्यादा, अगर जो है औरतों को अगर बच्चे पैदा करने में उसको कोई इज्जत नहीं है। मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कई बार, औरतें भी कैसे इस्लाम को एक्सेप्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर देखिए, अब जब बात ये कही जा रही है कि अब तो आप वक्त भाई यूजर को ही ख़त्म कर दीजिए, तो मुसलमान तबका नाराज़ हो रहा है कि आप तो अब हद ही कर रहे हैं। एक तो आपने पहले इतने सारे जख्म दे रखे हैं, आपने ट्रिपल तलाक का जख्म दे दिया, आपने 370 हटा दिया, उसका जख्म मिल गया है, राम मंदिर बन गया, उसका जख्म मिल गया है, जख्म पर जख्म। वो चाह रहे थे कि जख्म भर जाए, वो कह रहे कि जख्म ही जख्म भर गए हम में। देखिए, ये ना तो ट्रिपल तलाक का सवाल है, ना तो वक्फ यूजर का सवाल है, ना तो देश में 370 जो कश्मीर से हट गया उसका सवाल है। ये सवाल ना तो 3 तलाक का सवाल है, ये सवाल जो मूल रूप से है देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सवाल। अच्छा जी, समझे ना। ये तमाम जो लोग हैं ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं, हाँ, ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से कोई बहाना मुझे मिले एकजुट होकर पूरे मुसलमानों को कर और हर ज़िले में, हर क्षेत्र में, हर कस्बे में ये बहाना बनाकर कि ये सरकार तुम्हारे फेवर में नहीं है, तुम एकजुट हो जाओ और इनके खिलाफ जो हथियार उठाओ। तो ये जो मुर्शिदाबाद, ना पश्चिम बंगाल में, हाँ। वही तो बता रहा हूँ, ये जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है वो एक एपिसोड है कि पूरे भारत में किस तरह से दंगा फसाद होने की तैयारी हो गई है, हाँ, और पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी है। बीएसएफ पे आरोप लगा रहे हैं कि कह रहे कि भाई ये जो सीमा सुरक्षा की जो बात की जा रही है, भाजपा अगर बांग्लादेश की बात करती है कि वहाँ से लोग आए हैं, तो कह रहे ये तो केंद्र का मुद्दा है कि भाई लोग अंदर एंटर कैसे हो गए, तो इसमें तो खामी नहीं, केंद्र का मुद्दा है, एंटर हो गए हैं तो केंद्र सरकार वहाँ पर मान लीजिए कि चोरी चुपके से ये लोग एंटर हो गए, तो केंद्र सरकार कि वहाँ ऑफिसर के करप्शन से ही मान लीजिए एंटर हो गए, हाँ। तो आप जो बैठी हुई हो अंदर में, स्टेट में जो बैठी हुई हो, तो आपका क्या दायित्व है, हाँ, आपका क्या दायित्व है कि गलत लोग जो इन्फिल्ट्रेट कर गए देश में, तो उनको जो फिल्टर करके बाहर निकालना ना, आइडेंटिफिकेशन होना कि उनको पाल कर उनको और वोटर लिस्ट बनाकर, और ऑब्वियसली पाल रही हैं। जिस तरह ये अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पाल कर रखा था और इसलिए उसको गुमान हो गया था कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मुझे कोई नहीं जित हरा सकता है। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि गर्दन पे तलवार है मुसलमानों के लिए ये बिल। गर्दन पे तलवार सिर्फ ओवैसी को इसलिए लग रहा है कि उनकी अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाती है, इनके सुप्रीम कोर्ट अगर एसेंट दे देता है, तो इनको लगेगा कि मेरा तो 3000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी हमने जो इलीगली कब्जा कर रखा हुआ है, उससे लाखों करोड़ हम चलाकर अपनी पॉलिटिकल दुकान चला रहे हैं और लोगों को फुद्दू उल्लू बना रहे हैं, हाँ, गलत फहमी फैलाकर, मुसलमानों को बुड़बक बनाकर, उस तरह वो सब दुकानें बंद हो जाएगी इनकी। ये जो 7 दिन का जो समय मिला है जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को और उनके तमाम जो वकील साहब हैं, अब क्या लग रहा है आपको, पलड़ा बिदर भारी है क्योंकि अगली सुनवाई 5 मई को है? देखिए, ये मूल रूप से संकटकालीन ऐसा स्थिति है कि ज़मीन सरकार के पक्ष में गया है और महल जो बने हुए हैं वो मुसलमान के पक्ष में गया है। तो जब ये दोनों जो है अगर आप समझ सकते हैं कि ज़मीन खिसक जाए अपनी जगह से, महल अपने आप ही धराशायी है, वही हाल है, अभी वही स्थिति बनी हुई है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।